वन जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम एक एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसके शॉर्ट्स हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसको एक्सप्लेन में हम अपनी वीडियो में बताते हैं एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो हम अभी जो है एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6 यानी कि नागरिकता कर रहे हैं। तो इसका एक पार्ट जो है ये वीडियो जो है 2 पार्ट में हो गया था। तो इसका एक पार्ट हम पहले की क्लास में कर चुके हैं, आज इसका सेकेंड पार्ट है और इसमें जो है आज नागरिकता चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल तक हमने कहाँ तक देखा था एकल नागरिकता के बारे में कि भारत में एकल नागरिकता को लेके क्या प्रावधान है। ठीक है, वहाँ तक देख चुके थे। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है विदेशीय भारतीय नागरिकता। ठीक है, सितंबर 2000 में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर ML सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ संरचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया था। इनका कार्य क्या था? वैश्विक भारतीय डायस्पोरा पर अपना इनको अनुशंसा देनी थी। ठीक है, समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है 2002 में सौंपी। ठीक है, इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि PIO अर्थात पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके। ये जो संशोधन था दोहरी नागरिकता के लिए अनुशंसा किया, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वाले को ही, मतलब सभी देशों के लिए नहीं, केवल कुछ विशेष देशों के लिए। उसी अनुसार नागरिकता अधिनियम 2003 पारित किया गया जिसमें विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसमें 16 निर्दिष्ट देशों के, मतलब कुल देशों की संख्या कितनी थी? देशों के PIO यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, ये दोनों देश हमारे नहीं लिए गए इसमें। ठीक है, और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। मैं आपको पहले भी बताई थी कि नागरिकता जो है 1955 का जो संशोधन था उसमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन 2003 का जो संशोधन अधिनियम था इसमें राष्ट्रमंडल में जो नागरिकता संबंधित प्रावधान थे उन सबको हटा दिया। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 लाया गया। इसमें क्या हुआ? सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। प्रावधान किए गए जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। यानी कि अगर उनके देश में दोहरी नागरिकता है तो हमारे भारत में भी उनको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? सभी देशों को कंसिडर किया गया और इसके पहले के जो 2003 वाले अधिनियम में केवल 16 देशों को निर्दिष्ट किया गया था। पुनः नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता यानी OCI, ठीक है, संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर अर्थात ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसमें क्या हुआ? PIO कार्ड स्कीम तथा OCIO कार्ड स्कीम को मिलाकर विलयित कर दिया गया, यानी PIO प्लस OCI को दोनों को मिलाकर एक साथ कर दिया गया। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा OCI और PIO में क्या अंतर है। ठीक है, तो PIO जो है यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह विदेशी नागरिक होता था जिसका जो जन्म है माता पिता या दादा दादी भारत से जुड़े हों, लेकिन जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं रहती थी। ठीक है, PIO कोई भारतीय नागरिक नहीं था, यह केवल एक विशेष पहचान थी जिससे भारत आने जाने की सुविधा मिलती थी। ये योजना जो है अब ख़त्म हो चुकी है। वहीं पे OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वह विदेशी नागरिक होता है
जिसका मूल भारत से जुड़ा हो और जिसे भारत सरकार ने आजीवन भारत में आने जाने और रहने की अनुमति दी हो। ओसीआई वाले आजीवन यहाँ पे आ जा सकते हैं और रह सकते हैं, ठीक है। वह भी भारतीय नागरिक नहीं होता है। ओसीआई केवल नाम से सिटीजन है, असल में यह फुल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीआईओ कार्ड स्कीम को 2002 में शुरू किया गया था। जो पीआईओ कार्ड स्कीम है इसको 2002 में शुरू किया गया था। 2002 में शुरू किया गया था और उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम को 2005 में शुरू किया गया था। इसे 2005 में स्टार्ट किया गया था। दोनों स्कीम साथ साथ चल रही थी। वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी, मतलब ये ज़्यादा लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। पीआईओ स्कीम 2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई, ठीक है। 2015 के प्रभाव से इसको रद्द कर दी गई पीआईओ स्कीम को, और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्ड होल्डर 2015 के ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। मतलब जिनके पास भी पीआईओ कार्ड है 2015 से ये ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया और ये मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर का निबंधन, ठीक है। भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर को पंजीकृत कर सकती है, ठीक है। आवेदन प्राप्त होने पर पहला है पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक था, ठीक है, उसको प्रदान की जा सकती है। या फिर जो किसी अन्य देश का नागरिक तो है लेकिन संविधान लागू होने के समय नागरिकता के लिए अर्ह था, मतलब उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती थी। अथवा ऐसे जो किसी ऐसे भूभाग का या किसी अन्य देश का नागरिक है, ठीक है, जो संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया था, ठीक है। जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र या पुत्री या फिर पौत्र या पौत्री या फिर प्रपौत्र या प्रपौत्री हो, अथवा कोई व्यक्ति जो धारा ए, यानी कि इसमें धारा ए में जितने भी प्रावधान हैं उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, ठीक है, उसे भी हम विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर का निबंधन दे सकते हैं अगर ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है, ठीक है। नाबालिग हो लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है, नाबालिग होना चाहिए, ठीक है। कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो, ठीक है, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों से एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, समझ में आ गया। भारतीय नागरिक का मूल विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित है, ठीक है, और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो, तो उसे हम विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन दे सकते हैं, यानी कि ओसीआई का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके माता पिता में से कोई एक, जिसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हें भारत सरकार उल्लिखित कर सकती है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए अर्ह नहीं है, यानी कि वो जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करने चाहिए, ठीक है। या फिर भारत सरकार ऐसे किसी और देश को चूज़ कर ले तो वहाँ के जो लोग होंगे वो ओसीआई के लिए अर्ह नहीं होंगे। भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लिखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। बिंदु 1 में, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है,
में कोई बात पहले रहते हुए केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलेखित कर किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निबंधित कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गया ओसीआई किन लोगों को मिलती है, भारत सरकार किन लोगों को दे सकती है, उससे संबंधित बातें। आगे देखते हैं हम कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार। अब उन्हें क्या अधिकार प्राप्त हैं जो ओसीआई धारक हैं। ठीक है, जिनके पास ओसीआई कार्ड है उनको क्या क्या अधिकार हैं उन्हें हम देखेंगे। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। ठीक है, यानी कि इनसे रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं वो केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि इन्हें कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए और कौन से अधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए। लेकिन निम्न अधिकार हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। आइए उन अधिकारों को देखते हैं। पहला है, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। यानी कि ये जो हमारा आर्टिकल 16 है वो ओसीआई के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अहर नहीं होगा, वो उपराष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं चुना जा सकता, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं चुना जा सकता, या फिर उसको एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का वो अधिकारी नहीं होगा। वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो अहर नहीं है, और वह राज्यसभा और या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए भी अहर नहीं है। वो सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य मामलों में संबंधित पद के लिए अहर नहीं है, जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे दे। केंद्र सरकार के कंट्रोल में है सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता का जो कार्ड है इसका परित्याग कैसे हो सकता है। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब वो स्वयं से या तो दे अपना। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता है, मतलब उसकी समय सीमा अगर समाप्त हो जाए या नहीं रह जाए, तब उसका विदेशी मूल की उसकी या पति पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना, ये कब रद्द हो सकता है, मतलब भारत सरकार इसको कब रद्द कर सकती है। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपा कर की गई है। असत्य प्रतिनिधित्व या भौतिक साक्ष्यों को छुपा कर अगर की गई है तो उसका जो है कार्ड है वो रद्द हो सकता है। दूसरा हम देखेंगे, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा अगर दिखाई है कि किसी को ये कार्ड प्राप्त है और वो भारत का जो संविधान है उसके प्रति अनादर दिखाता है तो उसका भी ये रद्द हो सकता है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित कर रहा है, जैसे कि किसी को अगर ये कार्ड प्राप्त है और पाकिस्तान से अगर युद्ध चल रहा है, वो पाकिस्तान में जाके हेल्प कर रहा है, तो उसका भी ओसीआई रद्द हो सकता है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सज़ा भुगती है। ठीक है, मतलब उसको कार्ड मिल गया लेकिन 5 वर्ष अगर उसको कंप्लीट होने से पूर्व उसके बीच में उसको 2 वर्ष से कम की सज़ा भी कैद हुई है तो भी उसकी नागरिकता, मतलब ये जो है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का जो है वो पंजीकरण रद्द हो सकता है। अथवा यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता, अखंडता अथवा भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो तो भी उसका जो है ये कार्ड जो है वो रद्द हो सकता है। मतलब भारत की संप्रभुता, अखंडता या फिर इसकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो अथवा भंग नहीं किया गया हो लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। ठीक है,
मतलब कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पे ओसीआई धारक है, उसकी पति या पत्नी, उसको भी ओसीआई प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी पति या पत्नी उसने किसी और से शादी कर लिया तो उसका भी ये जो है ओसीआई रद्द हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जो हैं, ठीक है, बांग्लादेश से आने वाले 6 गैर मुस्लिम धार्मिक संप्रदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है, ये 6 संप्रदाय हैं के लिए हैं, और इसलिए यह उन लोगों पर लागू नहीं होता जो इन देशों के मुस्लिम हैं। मतलब इन देशों के जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों के लिए ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। ये केवल 6 संप्रदायों पर लागू होता है, जो कि कौन कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक है, या अन्य देशों जैसे म्यांमार, ठीक है, इसमें है, जैसे कि म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल से आने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यक जैसे रोहिंग्या, श्रीलंकाई तमिल, भूटानी हैं। और यह अधिनियम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और इनर लाइन परमिट अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी लागू नहीं होता है। ठीक है, अब जो CAA 2019 के जो प्रावधान हैं जिन पर लागू नहीं होते हैं वो हैं मुस्लिम, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के हैं। ठीक है, भले ही वे धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे जो मुस्लिम हैं कुछ वो धार्मिक, जसिया, अहमदिया, हजारा, ये लोग धार्मिक उत्पीड़न का सामना करते हैं, लेकिन भारत में उनकी नागरिकता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, म्यांमार के रोहिंग्या हो गए हैं, श्रीलंका के तमिल हो गए, भूटान, चीन के उइगर के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए भी कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी जो क्षेत्र मैं बताई दी हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 6ठी अनुसूची में शामिल आदिवासी क्षेत्र, ये भारतीय जो संविधान है उसके 6ठी अनुसूची में शामिल ये राज्य हैं। हाँ, उनके आदिवासी क्षेत्र जैसे कार्बी आंगलोंग, गारो हिल्स, चकमा हिल्स पर भी ये जो है अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या है कि ये किन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है? जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हों और अवैध तरीके से आए हों। ठीक है, तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। पहले क्या होता था, नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में 11 साल रहना होता था, अब इसको कम करके 5 साल कर दिया गया है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि NRI, PIO और OCI इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये लोग कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो NRI कौन होते हैं? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। ठीक है, वो भारतीय नागरिक है और वो बाहर रह रहा है लेकिन भारतीय पासपोर्ट उसके पास है। PIO कौन है? एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज, हाँ, भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता, राष्ट्रीयता धारण करता है, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। ठीक है, ये और OCI कौन है? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अब इसके लिए कौन मतलब एलिजिबल है? तो NRI के लिए कोई भी नहीं, PIO के लिए कोई नहीं, क्योंकि ये सब PIO तो हमारा समाप्त हो चुका है। OCI में निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक OCI कार्ड होल्डर के रूप में अर्ह हैं कि जो संविधान लागू होने के समय 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था। इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन कौन इसके निबंधन के में आते हैं OCI में। ठीक है, अब प्राप्त कैसी होगी इसको बता दिया गया है, आवेदन कहाँ करना है इसे भी बता दिया गया है, शुल्क कितना लगता है। तो जो आवेदन है OCI के लिए वो $275 लगता है। किन देशों के नागरिक मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं उसे बता दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे वो देख लीजिए आप लोग। ये जो PIO हैं उनके लिए कोई विशेष लाभ नहीं है, वो है भी नहीं अभी। ठीक है, तो केवल NRI और OCI के बीच में यहाँ पे तुलना दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारे लाभ उनके क्या क्या हैं।
ठीक है। क्या उसने भारत आने नहीं के लिए वीज़ा की आवश्यकता है? तो ये सब भी आप देख लीजिएगा कि उनको भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है या नहीं है। तो ये एनआरआई के लिए नहीं है, लेकिन पीआईओ के लिए था। और ओसीआई जीवन भर वीज़ा बिना वीज़ा के भी भारत आ जा सकता है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 5 जो है संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता को डिफाइन करता है, जबकि अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया, मतलब वो पाकिस्तान से भारत जब आए थे तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 7 जो है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 8 जो है भारतीय मूल के वैसे लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। आर्टिकल 9 कहता है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। जबकि आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता जो है अधिकारों की निरंतरता के बारे में है। जबकि 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना। तो ये रहा हमारा एम लक्ष्मीकांत का नागरिकता संबंधी चैप्टर। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसका अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर से हमारे टेलीग्राम चैनल में जो चैट ग्रुप है उसमें जाके आप बोल सकते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझा सकती हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।